गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसमें पढ़ा था कि साउंड क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने इससे पहले वाले पॉइंट्स में पढ़ लिए थे। तो पहला पॉइंट आता है साउंड क्या होता है। तो आपको क्या पढ़ाया गया था, साउंड क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है। सेकेंड पॉइंट आया था हाउ टू साउंड मूव फ्रॉम वन सोर्स टू लिसनर। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई सोर्स है, सोर्स अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो अपने पास वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा। वो पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट होके वाइब्रेशन या एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा। इस टाइप से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उसे लिसनर तक ट्रांसफर करेगा। लेकिन आप यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, जो मेन पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है वो अपनी जगह पर मेन पोजिशन को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो सिर्फ आगे पीछे होकर एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस इन योर स्कूल बेल। स्कूल बेल के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये आपको बताया था। जब स्कूल बेल को हिट किया जाता है तो उसमें एक वाइब्रेशन जनरेट होती है और कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या जनरेट कर देता है, साउंड जनरेट कर देते हैं, ठीक है। वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे चलने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया गया है कि आपसे पूछा गया है साउंड वैक्यूम में चल सकती है या नहीं। तो सिंपल सा है, साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मून पर मीडियम नहीं है तो साउंड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं मूव करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि मून पे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो तो सुन पाते हैं, तो उनके हेलमेट के अंदर एक माइक्रोफोन लगा होता है। उसके बाद जो ट्रांसमीटर होता है वो उस साउंड को कन्वर्ट करता है ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह पे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो इजीली रिसीवर तक पहुंच जाती है और वहां पर उसे दोबारा से साउंड में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरा पर्सन उसे सुन सकता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम के अंदर चल सकती है, जबकि साउंड वैक्यूम के अंदर मूव नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इसे एक्सप्लेन करना है। पहले इसका मतलब देखिए, इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है अगर आपने कोई स्प्रिंग ली है, स्प्रिंग यहां से इसे टाई कर दो और अगर आप इसे ऐसे खींचोगे तो पार्टिकल कहां मूव कर रहे हैं, इस टाइप से। वेव कहां चलेगी, स्प्रिंग के अंदर। तो यहां पर दोनों जो पॉइंट होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वेव के चलने की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है, पैरेलल। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी ली। एक्टिविटी क्या है, टेक ए स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड। यहाँ पर देखो एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर लो और उसे इस टाइप से फिक्स कर लो। यू होल्ड द अदर एंड, नाउ स्ट्रेच द स्प्रिंग कह सकते हो इसे, एज शोन इन द फिगर। आपको स्प्रिंग को इस टाइप से आगे पीछे मूव करना है। तो देखो यहाँ पे रेयरफैक्शन और कंप्रेशन जनरेट होते हैं। तो इससे क्या है, ये वेव मूव कर रही है एक पर्टिकुलर इस वाली डायरेक्शन में, जबकि इसके ऊपर जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहे हैं, इस टाइप से पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है अगर वेव के प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू नोटिस इफ यू मूव योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग द स्लिंकी अल्टरनेटिवली, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। अगर आप इसे लगातार आगे पीछे मूव करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। इफ यू मार्क ए डॉट ऑन द slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं इधर उधर वो भी इसी के पैरेलल मूव कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये क्या आ जाता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव आ जाता है। तो साउंड कौन सी वेव होती है, साउंड होती है साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। और लाइट क्या होती है, लाइट होती है ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, ठीक है।
इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डिटेल्स में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। द रीजन वेयर द कॉइल बिकम क्लोजर, वो रीजन जहाँ पे ये कॉइल बिल्कुल पास में आ जाता है, ये वाला रीजन देखो यहाँ पे पास में आ गया, यहाँ पे पास में आ गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये रीजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब जहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड द रीजन वेयर द कॉइल आर फर्दर अपार्ट आर कॉल्ड, वो रीजन यहाँ पे कॉइल अलग अलग होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेरिफैक्शन। उसे आर से इंडिकेट किया गया। एज वी ऑलरेडी नो, साउंड प्रोपेगेट इन द मीडियम एज ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन ए स्लिंकी विद द साउंड प्रोपेगेशन इन द मीडियम। देखो हमें पता है साउंड जब चलती है तो वो भी रेरिफैक्शन और कंप्रेशन जनरेट करती है, उसी टाइप से यहाँ पे हो रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि साउंड मीडियम के अंदर किस टाइप से मूव करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, दीज वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन वेव को क्या कहा गया है, इन वेव को कहा गया है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन दिस वेव द individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of the propagation। यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करते हैं वो पैरेलल मूव करते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट करेंगे, इसके पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, if direction of propagation of wave is parallel to direction of vibrating of particle, direction of वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं उसके अगर पैरेलल है तो उसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, ठीक है। यहां तक का पॉइंट हो गया, ओके। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट पोजिशन, जिसे हम मीन पोजिशन बोल रहे हैं। पार्टिकल सपोज करो मीन पोजीशन यहाँ पे, पेंडुलम का केस लो एग्जांपल के तौर पर। पेंडुलम फ्री छोड़ोगे कहाँ रुकेगा, यहाँ पे, ये पीछे ले जाओ फिर वो इस साइड में आएगा, ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा, लेकिन लास्ट में रुकेगा कहाँ, मीन पोजीशन। तो जो मीन पोजीशन है उसे क्या बोला गया, पोजीशन ऑफ रेस्ट बोला गया। पार्टिकल अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट या मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होकर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज एक्जैक्टली हाउ ए साउंड वेव प्रोपेगेट, हेंस साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस टाइप से ही साउंड मूव करती है और इसे क्या कहा गया है, साउंड को कौन सी वेव कहा गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा गया है। देयर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव, यहाँ पे वेव का एक दूसरा टाइप भी होता है, क्या कहलाता है वो, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, देखो वहां पे एक स्प्रिंग को हमने स्प्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दिया, स्प्रिंग का दूसरा एंड लिया और उसे इस टाइप से परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो देखो उसमें सांप जैसे चलता है इस टाइप से लकीरें बनती हुई जाएंगी, इस टाइप से हमने वाइब्रेट कर दिया, यहाँ पे फिक्स है तो ये इस टाइप से वाइब्रेट किया। तो यहाँ पे देखो वेव कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में, ये पार्टिकल कहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अप डाउन। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, तो इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। इन ए ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल do not oscillate along the direction of the wave propagation but oscillate up and down about their mean position। mean position के रेस्पेक्ट ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं as the wave travel। thus a transverse wave is the one, ये स्टेटमेंट बन जाती है इसकी, transverse wave is the one in which the individual particle of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation। ये स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। ट्रांसवर्स वेव में वेव के प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसका एग्जांपल क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है लाइट, लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं लिखा, चलो आगे लिखा होगा। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इसका लाइट,
ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल का क्या एग्जांपल बताया था? लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल बताया था साउंड। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसका। व्हेन वी ड्रॉप ए पेबल, पेबल मतलब कंकड़, छोटा स्टोन, उसे अगर हम तालाब में फेंकते हैं तो जिस जगह पे वो वाटर को हिट करेगा वहां पे चौकोर मतलब हर राउंड में डायरेक्शन में एक सर्कल टाइप की वेव बनना शुरू हो जाएगा। तो वो जो वेव बनती है, देखो वेव कहाँ चलती है? किनारे की तरफ, लेकिन वहां का वाटर कहाँ होता है? अप एंड डाउन। तो उसमें किस टाइप की वेव जनरेट होगी? उस केस में ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी। तो देखो, व्हेन वी ड्रॉप ए पेबल इन ए पॉन्ड, द वेव यू सी ऑन द वाटर सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। वाटर कहाँ होता है? अप एंड डाउन होता है। और वेव मूव कहाँ करती है? जो तालाब का किनारा है उसकी डायरेक्शन में। तो पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन और वेव की चलने की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। लाइट, ये रहा एग्जांपल, लाइट इज द ट्रांसवर्स वेव। ये पूछा जाएगा एक एग्जांपल। लाइट क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। द ऑसिलेशन आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल और देयर प्रेशर और डेंसिटी, इट इज नॉट ए मैकेनिकल वेव। ये क्या होता है? ये मैकेनिकल वेव नहीं है। इसके बाद यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन हायर क्लास। इसके बारे में हम डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट में इतना ही। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 12.2.3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? साउंड वेव की नॉर्मली हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलेंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और स्पीड क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है। चलिए इसे एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेते हैं, ओके। चलिए सबसे पहले सपोज करो यहां पे हमने इस टाइप से कोई वेव ले लिया, ठीक है। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले पॉइंट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जिसे कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो अपर पार्ट होता है, पीक पॉइंट होता है, ये कहलाता है वेव का क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। ये जो लोअर पार्ट होता है ये कहलाता है ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। इसे वैली भी बोलते हैं, ठीक है। इसे कंपेयर करो किसी पहाड़ से, तो देखो 2 पहाड़ के बीच में ये क्या है? वैली, ठीक है। तो ये वैली का नाम क्या डाल दिया गया यहाँ पे? ट्रफ। और जो पीक पॉइंट है उसका नाम क्या डाल दिया गया है? क्रस्ट। तो ये हो गया क्रस्ट और ये हो गया ट्रफ। अब पहला पॉइंट आता है टाइम पीरियड होता है क्या है। तो यहां पर देखना है आपको, ये वेव यहां से चल के फिर दोबारा से जब यहां पे पहुंच जाती है, मतलब एक वाइब्रेशन को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड, ठीक है। SI यूनिट होती है इसकी सेकेंड, SI यूनिट सेकेंड। अच्छा एक पॉइंट ध्यान से सुनना, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेट करने का टाइम पीरियड क्या होता है? कहने का मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है? तो आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। तो यहाँ पे अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड हुआ वो क्या होगा? 24 आवर्स होगा, ठीक है। इसी टाइप से सन के अक्रॉस अर्थ एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है? 365.25 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? टाइम पीरियड। इसके बाद पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी। पॉइंट क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसका सिंबल होता है न्यू, अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। ये इधर से मुड़ा होता है थोड़ा सा, न्यू बोलते हैं इसे। सिंबल का नाम क्या बताया? न्यू, NU, ठीक है। थोड़ी देर में अभी पढ़ाएंगे आपको। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी का मतलब बताया था आपने 1 सेकेंड काउंट किया और 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन पूरी हो गई, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी।
द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन completed पर सेकेंड में जो कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है उसे क्या बोला गया है? फ्रीक्वेंसी बोला गया है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल होता है, ये वाला सिंबल है लैम्डा। होता क्या ये? यहां पर देखो, कंटिन्यूअस आने वाली क्रस्ट से क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लैम्डा। ठीक है, जिसे वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस या कॉन्सिक्वेंट जो भी वे क्रस्ट टू क्रस्ट आ रहे हैं या ट्रफ से ट्रफ आ रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला गया है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है वेवलेंथ की मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला आता है, वेवलेंथ हो गया और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? यहां पे देखिए, इस वेव का ये जो लाइन है ये कहलाती है मीन पोजीशन। ये क्या है? मीन पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो पा रहा है, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। ठीक है, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आगे, यहां पर देखिए, चलिए हम ये वाले करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। वी कैन डिस्क्राइब ए साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। A sound wave is a graphic form as shown in figure 12.8c, which represent how density and pressure change with the sound wave move in the medium. जब साउंड वेव मीडियम में चलती है तो क्या होता है? प्रेशर और डेंसिटी में वेरिएशन होता है। ठीक है, क्यों होता है आपको बताया था। जब पार्टिकल पास में आ जाते हैं, जिसे कंप्रेशन बोला जाता है, वहां पे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या कह सकते हो? डेंसिटी इंक्रीज हो गई। जब पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं तो क्या होता है? रेरिफेक्शन क्रिएट होता है। वहां पे क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहां पर देखिए, द डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर ऑफ द मीडियम एट ए गिवन टाइम वेरी विद डिस्टेंस अबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर। हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो डेंसिटी ऑफ प्रेशर है, साउंड के चलने से वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। ये वेरिएशन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, फिगर 12.8a एंड 12.8b रिप्रेजेंट द डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन रेस्पेक्टिवली। अभी आपको डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें क्या दिखाया गया है कि प्रेशर और डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है एज ए साउंड वेव प्रोपेगेट इन द मीडियम। कब? जब साउंड वेव मीडियम के अंदर प्रोपेगेट करती है। प्रोपेगेट करने का मतलब क्या बताया? चलना। कंप्रेशन आर द रीजन वेयर पार्टिकल आर क्राउडेड टुगेदर। कंप्रेशन एक रीजन होता है जहां पे पार्टिकल क्या होते हैं? बिल्कुल पास में आ जाते हैं, ज्यादा पार्टिकल एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व इन द फिगर। द पीक, ये जो पीक है, ठीक है, पीक रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेशन थ्रू कंप्रेशन आर रीजन वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई। तो यहां पर देखिए, मैंने अभी ऐसे ही कुछ डायग्राम बनाया था वेव का। इस वाले पॉइंट पे आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, इसका नाम क्या डाला था? इसका नाम डाला था क्रस्ट, CREST, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या डाला था? टफ, TROUGH। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्रस्ट का मतलब क्या होता है? क्रस्ट का मतलब है पार्टिकल पास में आ जाना। यहाँ पे देखिए,
इस वाले पोर्शन में बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए हैं। इसका जो पॉइंट है इसका नाम डाला गया है कंप्रेशन, और कंप्रेशन को हम यहाँ किससे लिख रहे हैं, ये पीक पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, प्रेशर हाई है और डेंसिटी भी हाई है। रेरिफेक्शन में देखना, यहाँ से यहाँ तक देखो पार्टिकल दूर दूर चले गए, ये पॉइंट दूर दूर हो गए, तो ये क्या है, साउंड जब चलती है तो मीडियम में ऐसे दूर दूर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और इस पॉइंट को क्या बोला गया है, ट्रफ। ट्रफ जब क्रिएट होता है, ट्रफ मतलब ये जो वैली टाइप का स्ट्रक्चर है, ये जो ट्रफ क्रिएट हो रहा है जिसे रेरिफेक्शन कहा गया है, रेरिफेक्शन को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं अलग, और उस केस में प्रेशर कम हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। चलिए अब इन्हीं पॉइंट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्टिकल का पास पास में आना, कंप्रेशन, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये दूसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये रेरिफेक्शन है, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। चलो रेरिफेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा और डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जहाँ पे पार्टिकल पास पास में आ रहे हैं, कंप्रेशन है, उसे किससे, पीक पॉइंट से, कर्व के पीक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं उसे वैली से या फिर मिनिमम वैल्यू से इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए आप, ये वाला पॉइंट हो गया। रेरिफेक्शन और द रीजन ऑफ द लो प्रेशर। रेरिफेक्शन क्या होता है, जहाँ एक रीजन होता है जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वेयर पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैली। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैली से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व, जो कि यहाँ पे कर्व का लोअर पोर्शन है। ए पीक इज कॉल्ड द, ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। ए पीक इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड ए वैली इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ द वेव। पीक पॉइंट क्या कहलाता है, पीक पॉइंट कहलाता है क्रस्ट, और ये जो वैली है उसे क्या बोला जाता है, ट्रफ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्सिक्यूटिव रेरिफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो मैंने आपको बताया था इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस या इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ट्रफ से ट्रफ का बीच के डिस्टेंस या क्रस्ट से क्रस्ट। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, ऐसा नहीं है कि एक क्रस्ट ये है दूसरा ये क्रस्ट होगा, ऐसे नहीं, कंटिन्यूअस आने वाले। क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। कहाँ पे दिखा रखा है, ये 12.8, इसमें ये दिखा रखा, यहां से यहां तक, ये क्या है, वेवलेंथ है। इसके बाद द वेवलेंथ इज अनयूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लेटर का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम क्या है, लैम्डा। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, मीटर। एसआई यूनिट मीटर। तो यहां पर देखिए, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज वाज बोर्न ऑन 22 फरवरी 1857 इन हैम्बर्ग, जर्मनी। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, वो किसके नाम पे पड़ी है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, उनके नाम पे पड़ी है। तो ये हर्ट्ज के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, ही कन्फर्म जेसी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जेसी मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी ईएम वेव को प्रोड्यूस करने की, उसका वेरिफिकेशन किया एक्सपेरिमेंट करके। ही लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ एंड इवन टेलीविजन। जो आज के टाइम में टेलीविजन, टेलीग्राफ या फिर टेलीफोन काम कर रहे हैं वायरलेस, ये किसने डिस्कवर किया, इनका जो शुरुआत में फ्रीक्वेंसी को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किसने किए, रुडोल्फ ने। ठीक है, हर्ट्ज ने। ही आल्सो डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी डिस्कवर किया, जिसका वेरिफिकेशन किसने किया, आइंस्टीन ने किया था। इट वाज लेटर एक्सप्लेन्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड एज हर्ट्ज इन हिज ऑनर। सम्मान देने के लिए उनके नाम के ऊपर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है उसे क्या रखा गया, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली, देखो आप यहाँ पे पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। कोई भी इवेंट कितनी टाइम इंटरवल के बाद हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ये क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी। सपोज यू आर बीटिंग ए ड्रम, अगर आप किसी ड्रम को पीटते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन ए यूनिट टाइम। अगर सपोज करो मैं कहता हूं कि 1 मिनट में आपने 60 बार ड्रम को पीटा, तो ये क्या है, ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, you are beating the drum in unit time is called frequency of your beating the drum. We know that when sound is propagated through medium, the density of the medium oscillate between a maximum value and minimum value. हम जानते हैं कि जब साउंड चलती है तो डेंसिटी में वेरिएशन होता है, कभी डेंसिटी बढ़ती है मतलब मैक्सिमम हो जाती है और कभी कम होती है, कम मतलब मिनिमम हो जाती है. The change in the density from the maximum value to the minimum value then again to the maximum value make one complete oscillations. डेंसिटी का पहले कम होना फिर दोबारा से इंक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, ये कंप्लीट ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पे क्या है, द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. इसका मतलब आप सिंपल सा ये समझ सकते हो, ऐसे ऑसिलेशन पर सेकेंड में कितने कंप्लीट हो रहे हैं उसे क्या बोला गया है, उसे फ्रीक्वेंसी बोला गया है. ठीक है, इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ द कंप्रेशन और रेरिफैक्शन दैट क्रॉस अस पर यूनिट टाइम वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी. अगर हम नंबर ऑफ कंप्रेशन या फिर रेरिफैक्शन कितने कंप्लीट हो रहे हैं पर सेकेंड में उन्हें काउंट कर सकते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को बता सकते हैं. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई न्यू, ग्रीक लेटर प्रोनाउंस कैसे करेंगे, न्यू, NU. इट्स ऐसे यूनिट इज हर्ट्स. इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है, हर्ट्स को HZ से. द टाइम टेकन बाई टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, जैसे यहां से शुरू करते हैं तो ये ऐसे गया फिर यहाँ पे इस टाइप से आया, तो ये एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग गया उसे क्या कहा जाएगा, उसे टाइम पीरियड कहा जाएगा. और अगर हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. ठीक है, द टाइम टेकन बाय टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव. और टाइम पीरियड की यूनिट क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले आपको, टाइम पीरियड की यूनिट थी सेकेंड. तो यहां पर देखिए, अदर वर्ड वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. ठीक है, तो एक वाइब्रेशन को या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल T. इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट्स SI यूनिट इज सेकेंड. इसकी SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है. ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी को क्या लिख दिया, 1/T. ये एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है इसमें, ए वायलिन एंड ए फ्लूट में बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम. सपोज करो एक वायलिन और एक बांसुरी दोनों को एक ऑर्केस्ट्रा में एक साथ बजाया जाता है. बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम. अगर इन्हें दोनों को सपोज करो इस जगह पे बजाया जा रहा है, आप जहां बैठे हुए हो वहां तक वो साउंड चल रही है, बीच में एयर है दोनों के लिए, मतलब यहां पे वायलिन और फ्लूट की जो साउंड वहां तक पहुंचेगी उन दोनों के लिए मीडियम सेम है. बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम दैट इज एयर, जो कि एयर है, अराइव एट आवर ईयर, हमारे कानों तक पहुंचती है एट द सेम टाइम, सेम टाइम के अंदर. तो यहां पर देखिए मीडियम सेम है, स्पीड सेम है, टाइम भी यहां पे सेम है, फिर भी क्या होगा, दोनों की आवाजें, दोनों की साउंड में डिफरेंस होगा. बोथ साउंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स बट द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट. जो हमें आवाजें सुनाई देंगी, साउंड सुनाई देगी, वो फिर भी डिफरेंट होते हैं. दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड. ये किस वजह से हुआ, क्योंकि साउंड के अंदर और भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी वजह से. सबसे पहली आती है पिच. पहली क्या आती है, पिच. पिच क्या होता है, पिच का मतलब ये होता है अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाई पिच होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच होगी. तो यहां पर देखिए, हाउ द पिच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. इनमें से पिच क्या होता है, इनमें से पिच एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे. हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच. हमारा माइंड उस फ्रीक्वेंसी के लिए कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसा रिएक्शन देगा, वो क्या होता है, वो पिच होता है. द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच.
अगर कोई पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, पिच हाई होने का मतलब है, यहां पर देखिए, ये बताइए यहां पे टाइम पीरियड कहां से कहां तक लेंगे, यहां से टाइम पीरियड देखो यहां तक इस वाले पॉइंट पर, या फिर ऐसे कर सकते हो यहां से लेके यहां तक, इस वाले पॉइंट से यहां तक, ये टाइम पीरियड है। अब देखो इसके लिए यही टाइम पीरियड देखो कितना छोटा है। अभी अभी आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। टाइम पीरियड की वैल्यू अगर ज्यादा है, ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कम। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी है लो, जबकि इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई। अब ये बताइए फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या हो गया, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी लो है तो फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब पिच, पिच क्या होगा, यहाँ पे लो होगी या कम होगी, यहाँ पे पिच क्या होगी, यहाँ पे पिच हाई होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पर देखें, थ्रू ए हाई पिच साउंड correspond to the more number of compression and rarefaction passing a fixed point per unit time। ये तो सिंपल सा फ्रीक्वेंसी का मतलब बता दिया। हाई पिच होने का मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है, और फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ कंप्रेशन रेरिफेक्शन उस पर्टिकुलर टाइम में वहां से क्रॉस हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज एंड कंडीशन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। यहां पे देखो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप से वाइब्रेट करेगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग होगी, और फ्रीक्वेंसी अलग होने से क्या हो जाएगा, उसकी पिच भी अलग अलग होगी। एग्जाम्पल, गिटार है, गिटार के जो वायर हैं अगर उनके अंदर टेंशन को कम या ज्यादा कर दिया जाए, टेंशन का मतलब है उस वायर के अंदर जो खिंचाव है, स्ट्रेस जो लगाया गया है, स्ट्रेन जो लगाया गया है, कैसे वायर को टाइट किया जाता है, लूज किया जाता है। ऐसे ही ढोलक है, ढोलक के साइड में नट होते हैं, उन्हें आप टाइट भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो, उससे ढोलक की जो आवाज है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इस टाइप के एपरेटस जो किसी वायर के जरिए वाइब्रेट कर रहे हैं, उन्हें वाइब्रेट करने से साउंड जनरेट हो रही है, तो उनके अंदर फोर्स को चेंज करने के से या स्ट्रेन को, एक तरह से टेंशन को चेंज करने से, टेंशन क्या होता है, एक तरह से फोर्स ही होता है, उसकी जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑफ आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एम्पलीट्यूड होता है क्या है, मीन पोजीशन ये है, यहां से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो इस केस में एम्पलीट्यूड कहां हो गया, ये वाला, ये डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सिंपल सा आप कह सकते हो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो देखिए यहां पर the magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude of the wave. It is usually represented by the letter A. एम्पलीट्यूड को किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर ए से लिखा जाता है। इट इज unusually represented by letter A as shown in figure 12.8c। 12.8, अच्छा यहाँ पे दिखा नहीं रखा, इससे समझ लो। ठीक है, पेज चेंज करना पड़ेगा नहीं तो हमें। यहाँ पे देखिए, फॉर साउंड इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। साउंड के लिए इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी वही यूनिट होती है जो कि डेंसिटी या प्रेशर की होती है। ठीक है, द लाउडनेस, एक नया पॉइंट आता है यहाँ पे, लाउडनेस और सॉफ्टनेस। लाउडनेस और सॉफ्टनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी साउंड जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है वो लाउड होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम है वो सॉफ्ट होगी। तो देखिए, loudness or softness of a sound is determined basically by its amplitude. The amplitude of the sound wave depend upon the force with which an object is made to vibrate. किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना फोर्स लगा के उसे वाइब्रेट किया गया है। एग्जांपल के तौर पर ये बताइए, टेबल को आप थप्पड़ लगाते हो, उसे थोड़ा सा कम फोर्स लगा के वाइब्रेट करते हो तो कम साउंड आएगी, तेजी से हिट करोगे तो ज्यादा साउंड आएगी। तो इसमें हो क्या रहा है, जितना ज्यादा फोर्स लगा के आप उसे वाइब्रेट करेंगे उतना ज्यादा ही उसका एम्पलीट्यूड होगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब लाउड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब कम लाउड है, मतलब सॉफ्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इफ वी स्ट्राइक ए टेबल लाइटली
we hear a soft sound because we produce a sound wave of less energy। अगर हम किसी टेबल को स्ट्राइक करते हैं स्लाइटली तो उस केस में सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। इसके बाद इफ वी हिट द टेबल हार्ड वी हियर ए लाउडर साउंड। अगर हम किसी टेबल को तेजी से हिट करेंगे तो उस केस में हम ज्यादा फोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होगा और हमें जो साउंड सुनाई देगी वो लाउडर सुनाई देगी। कैन यू टेल व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? जब हम स्लाइटली जेंटली उसे हिट करते हैं तो उस केस में कम फोर्स ट्रांसफर होता है, कम फोर्स लगाया जाता है, कम एनर्जी ट्रांसफर होती है। जितना ज्यादा एनर्जी हम ट्रांसफर करेंगे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है। जितना एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। ए साउंड वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम इट्स सोर्स। सोर्स से निकलने के बाद साउंड स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक स्पीकर रख दिया, उसकी साउंड आपको यहाँ पास में काफी ज्यादा सुनाई देगी। अगर आप दूर जाओगे इससे तो ये साउंड स्प्रेड बिखरती हुई जाएगी, फैलती हुई जाएगी और वहां तक पहुंचने में उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें, एज इट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, जैसा कि ये जो साउंड है सोर्स से दूर जाती है, इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस डिक्रीज। इसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जाता है और लाउडनेस भी कम होती जाती है। लाउडर साउंड कैन ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस। लाउडर साउंड में एनर्जी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। एज इट इज एसोसिएटेड विद द हायर एनर्जी, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। फिगर 12.10 शो द वेव शेप ऑफ ए लाउड एंड ए सॉफ्ट साउंड इन द सेम फ्रीक्वेंसी। इन दो डायग्राम में देखिए, ये सॉफ्ट साउंड है। कैसी साउंड है, सॉफ्ट, तो इसका एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक की लेंथ देखिए ये कम है। ये लाउडर साउंड है तो देखो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं वो एम्पलीट्यूड चेक कर रहे हैं। तो इन कर्व के अंदर सिर्फ हम इतनी, ये हाइट मतलब हाइट कम, एम्पलीट्यूड कम, तो सॉफ्ट साउंड, एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो ये कौन सी हो जाएगी, लाउडर साउंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट और आता है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर, इसे या तो साउंड की क्वालिटी बोल दो या फिर टिम्बर ऑफ साउंड बोल दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्वालिटी भी बोला जा सकता है और टिम्बर भी बोला जा सकता है। अब इसका मीनिंग ध्यान से सुनिए आप। एक बात बताइए, अगर आप किसी के पास फोन करते हैं, वहां से किसी ने फोन उठाया, तो आप आवाज सुन के बता सकते हो कि वो जेंट्स की आवाज है या फिर लेडीज की है, ठीक है। कैसे पता चला, वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पता चला। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है जेंट्स की और फीमेल की। दूसरा पॉइंट, अगर सपोज कीजिए उस घर में ही 2-3 जेंट्स हैं, अब जेंट्स की फ्रीक्वेंसी ठीक है, सेम हो गई, लेकिन फिर भी आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन की है, तो ये होता है क्वालिटी या टिम्बर ऑफ साउंड पर। इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश of one sound from another having the same pitch and same loudness। बेशक से साउंड की जो पिच है और लाउडनेस सेम हो, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि ये अलग अलग है। तो ये किस वजह से होता है, ये क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड की वजह से होता है। द साउंड विच इज मोर द साउंड विच इज मोर प्लेजेंट इज सेड टू बी ए रिच क्वालिटी। वो साउंड जो हमें अच्छा फील कराती है वो कैसी होती है, रिच क्वालिटी होती है। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। तो टोन का मतलब क्या हो गया, ऐसी साउंड जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो उसे टोन कहा जाता है। द साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ सर्वर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए नोट। अब कोई भी म्यूजिक है, म्यूजिक कंपोज करते हैं तो उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसका मतलब कई सारी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो वो जो बनाएगा उसे क्या बोला जाएगा, नोट बोला जाएगा। एंड इज प्लीजेंट टू लिसन टू, और ये क्या होता है, सुनने में अच्छा भी लगना चाहिए, ठीक है। नॉइस इज अनप्लीजेंट टू द ईयर। अब ये बताइए, नॉइस के अंदर भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो क्या है, हमारे लिए हमें अच्छा नहीं लगता, अनप्लीजेंट होता है। म्यूजिक इज प्लीजेंट टू हियर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी। म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है और ये क्या होता है, रिच क्वालिटी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या पता चला, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को क्या बोला जाता है, टोन। मिक्सचर ऑफ
फ्रीक्वेंसी जो हमें अच्छा लगता है उसे क्या बोला जाता है? नोट। नॉइज क्या होता है? कई सारी साउंड का मिक्सर, फ्रीक्वेंसी का मिक्सर होता है जिसमें जो हमें अनप्लीजेंट मतलब अच्छा फील नहीं कराता। म्यूजिक क्या होता है? वो भी कई सारी साउंड का मिक्सर होता है लेकिन वो हमें अच्छा फील कराता है। ठीक है, बस ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच के बारे में अभी अभी बताया था। लाउडनेस में क्या बताया था? जिसका ज्यादा एम्पलीट्यूड वो लाउड, जिसका एम्पलीट्यूड कम वो सॉफ्ट। पिच का मतलब क्या बताया था? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा पिच होगी। ठीक है, लेडीज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड की? वो ज्यादा होती है। गेस विच साउंड हैज ए हायर पिच, गिटार और कार। तो बेटा यहां पे देखो, जिसकी हायर पिच होगी तो इसका मतलब है हायर फ्रीक्वेंसी होगी। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब हायर एनर्जी होगी और वो साउंड ज्यादा दूर तक जाएगी। तो कौन सी साउंड ज्यादा दूर तक जाती है, गिटार की या हॉर्न की? तो हॉर्न की साउंड ज्यादा दूर तक जाती है, तो यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी या हायर पिच किसकी होगी? हॉर्न की होगी। ठीक है, कार का जो हॉर्न होता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ये तो क्वेश्चन है ना? ओके, चलिए कोई बात नहीं, अभी यहां तक हम कर लेते हैं। कहां तक? इस वाले पॉइंट तक कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कराने फिर। चलिए यहां पर देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच ए पॉइंट ऑफ ऑन ए वेव सच एज ए कंप्रेशन और रेरिफेक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड किस टाइप से लिखा जा सकता है? स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब ये बताओ, डिस्टेंस लैम्डा मतलब वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? टी। एक वेव को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टी। और क्रश से क्रश या ट्रफ से ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा। तो हम क्या लिख सकते हैं? साउंड की जो स्पीड होती है उसे लिखा जा सकता है, ये फ्रीक्वेंसी स्पीड इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अच्छा एक बात बताओ, लैम्डा 1/t को हमने क्या लिखा था? थोड़ी देर पहले आपको याद होगा 1/t को क्या लिखा गया था? फ्रीक्वेंसी लिखा गया था। तो 1/t को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो v क्या हो जाता है? लैम्डा म्यू हो जाता है, जो कि कहां पे है? v इक्वल टू लैम्डा म्यू, ये लिखा हुआ। ठीक है, आपको सिंपल से ये लिखना है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ और टाइम मतलब टाइम पीरियड। 1/t को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे इतना कन्वर्ट किया गया है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लैम्डा म्यू होता है। या तो ऐसे लिख लो या इस टाइप से लिख लो, एक ही बात है। तो स्पीड क्या होती है साउंड की? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होता है। स्पीड क्या होती है? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई। ठीक है, इस वाले पॉइंट में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए, एग्जांपल 12.1। A sound wave has a frequency of 2 kHz and wavelength of 35 cm. How long will it take to travel 1.5 km? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बताइए, साउंड वेव है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? ये बताइए फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है? 2 kHz। अब वेवलेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, न्यूमेरिकल करने का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले हम इसे ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बताइए 2 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10⁻³ हर्ट्ज। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। लैम्डा है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो ये बताइए 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10⁻² मीटर। अब पॉइंट ये आता है, ये कैसे लिख दिया? तो ये बताइए 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ऐसे। तो 1 मीटर कितना हो गया? ये हो गया 10⁻² सेंटीमीटर। ये बताइए 1 मीटर, इसे अपॉन में ले गए तो 10⁻², ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। इसे ऊपर ले जाइए तो 10⁻² मीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर को क्या लिखा जा सकता है? 10⁻² मीटर लिखा जा सकता है। तो हमने इस टाइप से कर दिया। अभी और भी टर्म बचे हुए हैं इसमें, देखो क्या बचा हुआ है। यहां पर वेवलेंथ और ये चीजें तो लिख ली हमने, फ्रीक्वेंसी लिख ली, वेवलेंथ लिख ली। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस? 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो ये बताइए, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1.5 किलोमीटर। पूछा क्या है आपसे? टाइम पूछा है।
ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो टाइम हमसे पूछा गया है। एक बात बताइए, 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलने का क्या प्रोसीजर होता है, 1.5 इंटू 1000 मीटर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1500 मीटर, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, हमारा टारगेट क्या है, टाइम निकालना। ये बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड हमने पढ़ा हुआ है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला पॉइंट हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो चलिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर स्पीड को हम लिख रहे हैं v से, ठीक है। डिस्टेंस को हमने लिखा s से और टाइम को किससे लिखा, t से। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है टाइम। कैसे निकालोगे, s v कहाँ आ गए, यहाँ पर। अब पॉइंट ये आता है, s तो है, v तो है नहीं हमारे पास, तो v निकालने के लिए आप ये बताइए, आपको एक फार्मूला बताया गया था, v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा म्यू होता है। v क्या होता है, लैम्डा म्यू। कहाँ पढ़ा था, अभी लास्ट वाले टॉपिक में आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये वाला फार्मूला होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू एस अपॉन वी की जगह हमने क्या लिख दिया, लैम्डा म्यू। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। अब s कितना दिया हुआ है, 1500, ओके। लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू 35 इंटू 10 की पावर -2, 35 इंटू 10 की पावर -2 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3। इसे इस टाइप से हमने लिख दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। t इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 35 इंटू 2, और ये बताइए 10 की पावर -2 और 10 की पावर 3, क्या बचा, 10। किससे कैंसिल हो सकता है, 5 से, 3, और ये कितना हो गया, 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 अपॉन 14, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बच गया 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। ये किसी से कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 से कितनी बार, 5, ये हो गया 5, और ये कितना हो गया, 7। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15 अपॉन 7। अब एक बात बताइए, 15 को 7 से डिवाइड करो, 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं कितनी बार हो गया, 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0, 1, 7, कितना बचा, 3, कितनी बार, 4। तो ये बताइए आंसर क्या आ जाएगा, टाइम आ गया 2.14 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, 2.14 सेकेंड। तो इस टाइप से यहां पर देखिए, इसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो हमारा जो आंसर आया 2.14, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ पे आंसर कितना निकाला है, 2.1 सेकेंड। इसमें डेसिमल प्लेस से 1 पॉइंट तक का आंसर निकाल रखा है। आप इसे 2 पॉइंट तक भी निकाल सकते हो, ये भी आंसर सही है, अपना वाला भी सही है, ठीक है। उसे राउंड ऑफ करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ये तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है जो हमने बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला अभी भी बताया था, क्या बताया था, ये देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है लैम्डा म्यू। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ साउंड होती है वेवलेंथ ऑफ साउंड इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये वाला फॉर्मूला आपको बता दिया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव। क्या निकालना है हमें, वेवलेंथ काउंट करनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और स्पीड दे रखी है। चलिए ये वाला फार्मूला लगेगा, चलिए करके दिखाते हैं आपको। हमें क्या क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और स्पीड दे रखी है। चलिए दे रखी है फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 220 हर्ट्ज, कहां पे है, ये दिया हुआ है। इसके बाद स्पीड कितनी दे रखी है, 440 मीटर पर सेकेंड, 440
मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है? वेवलेंथ हमसे पूछा गया। अच्छा एक बात बताइए, एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था? स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बताइए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? वेवलेंथ हो गई फ्रीक्वेंसी अपॉन ये स्पीड ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है बताना है यहाँ पे 440 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 220। 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या आ गया 2, और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, 2 मीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे। इसके बाद देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन 500 हर्ट्ज। तो ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? सबसे पहला पॉइंट, ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, और क्या दिया हुआ है? सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। कोई भी ये ऑब्जेक्ट सोर्स से कितनी दूरी पे बैठा हुआ है? 450 मीटर की डिस्टेंस पर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। अब यहां पे देखो, आपसे पूछा गया टाइम इंटरवल। सामने ध्यान से सुनना, अगर ये साउंड इस टाइप से प्रोपेगेट हो रही है तो सबसे पहले तो ये बताइए क्रस्ट टू क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला गया है? ये होता है वेवलेंथ। और ये बताइए टाइम पीरियड का मतलब क्या था? टाइम पीरियड का मतलब था एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अब सिंपल सा है, आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है। क्या आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पढ़ा था? क्या था? 1/μ। अरे आपने फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पढ़ा था 1/t। तो एक ही बात है, टी को यहाँ ले गए, फ्रीक्वेंसी को यहाँ ले गए, तो फॉर्मूला ये बन जाता है। बाकी जो डाटा दे रखा है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो उसका हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे। तो ये बताइए 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 5 × 1000। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया? या तो डेसिमल प्लेस में ले आओ या सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये बताइए 5 से कितनी बार डिवाइड हो गया? 2। तो ये हो गया 2, ये है 10 की पावर 3, इसे ऊपर ले जाओ तो 2 × 10 की पावर -3, और ये यूनिट क्या आएगी टाइम पीरियड की? सेकेंड, यूनिट आती है सेकेंड। अब इसे आप ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0.002 सेकेंड। अगर आप इस टाइप से लिखना चाहते हो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया? हमने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हमने इस टाइप से ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या है? पर्टिकुलर एरिया में से कितनी एनर्जी पर सेकेंड में क्रॉस कर रही है, उसे क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी बोला जाता है। लास्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? लाउडनेस पढ़ा था। लाउडनेस में क्या पढ़ा था कि जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना ही लाउड होगा। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट ये आता है, कई जगह पे हम इंटेंसिटी यूज करते हैं, कई जगह पे लाउडनेस। तो इसका मीनिंग क्या है? वी समटाइम यूज द टर्म लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली, मतलब आपस में बदलते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? बट दे आर नॉट द सेम। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है। अब ध्यान से सुनना क्या मतलब है। दो ऑब्जेक्ट हैं, दो सोर्स हैं, एक ही इंटेंसिटी और एक ही लाउडनेस की साउंड को एमिट कर रहे हैं। ठीक है, लाउडनेस का मतलब क्या है? पहले तो इंटेंसिटी के टर्म में समझो। अगर दो सोर्स एक ही इंटेंसिटी की साउंड जिसका एम्पलीट्यूड सेम है उसे एमिट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों की लाउडनेस सेम होगी। क्यों?
हमारे ईयर एक पर्टिकुलर साउंड के लिए कितना सेंसिटिव है, इसे लाउडनेस में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लाउडनेस इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। लाउडनेस का मतलब होता है कि हमारे ईयर एक पर्टिकुलर साउंड के लिए कितना रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। हो सकता है दोनों साउंड की इंटेंसिटी सेम हो, गिटार है, पियानो है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन फिर भी हमारे ईयर एक पर्टिकुलर साउंड के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो क्या है, लाउडनेस है। इवन व्हेन टू साउंड आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, बेशक से दो साउंड इक्वल इंटेंसिटी की हैं, वी मे हियर वन एज लाउडर, हमें एक साउंड ज्यादा ऊंची सुनाई देगी देन द अदर, दूसरे के कंपैरिजन में। ये किस वजह से होता है, ये इनकी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो इंटेंसिटी का मतलब है कितनी एनर्जी पर्टिकुलर एरिया में से पर यूनिट टाइम में क्रॉस हो रही है, ठीक है। और लाउडनेस का मतलब क्या है, हमारे ईयर उस पर्टिकुलर साउंड के लिए कितना सेंसिटिव है। अब पॉइंट आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में डिफरेंस बताना है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट देना है लाउडनेस का, तो ये कह सकते हो, इट इज द सेंसेशन ऑफ आवर ईयर टू ए पर्टिकुलर साउंड। लाउडनेस इज ए मेजर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, वही मीनिंग है। इंटेंसिटी का मतलब आपको पता ही है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सिंपल सा ये दो स्टेटमेंट लिखनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। अगला टॉपिक है 12.2.4 स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।